हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी मित्रों? क्या हाल है? तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज है मेरे पास। मैं अपकमिंग 2024 एग्जाम्स जो भी आपके आने वाले हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम एसएससी जेईई 2024 है जो कि जून में होने वाला है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का पेपर है मई में। फिर आपका यूपीपीसीएल जेईई है, आरआरबी का नोटिफिकेशन भी आएगा ही। और आपका एमपीपीजीसीएल का पेपर है। और भी मल्टीपल जो भी आपके स्टेट के एग्जाम्स हैं एई और जेईई लेवल के, उन सभी के लिए मैं एक इलेक्ट्रिकल की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। ओके। इस क्वेश्चन सीरीज में होगा ये कि मैं हर दिन आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो, जो वीडियो लेक्चर है वो प्रोवाइड करूंगा यूट्यूब पर। मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगी। आपको डेली के डेली आना है और इसकी एक वीडियो को देखना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन सीरीज में मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड में है ये वाला सब्जेक्ट, बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, तो मैंने ये वाला सब्जेक्ट सबसे पहले लिया है। इस सब्जेक्ट में जो आज का लेक्चर है इसमें मैं सबसे पहले बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और आप मेरा क्वेश्चन कराने का तरीका ऑलरेडी जानते हो। मैं कोई भी क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करता हूं, उसका सॉल्यूशन बहुत ही खतरनाक लेवल का होता है, उससे आप बहुत कुछ सीखोगे। तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा, पहले क्वेश्चन को देखिएगा, स्क्रीन पे खुद आंसर करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं बनता है तो सॉल्यूशन तो मैंने कराया ही, और जो भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे वो नोट करते जाइएगा साथ में। ठीक है। तो आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा अंत तक देखना है, इसको एंजॉय करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो जरूर इसको लाइक करना है, कमेंट करना है आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। वैसे तो मैंने सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट किया है, तो पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर इसके बाद बाकी के सब्जेक्ट्स भी जरूर आएंगे। आपको लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा अगर अच्छी लगे तो। ठीक है। चलो दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं आपको अपना परिचय भी दे देता हूं। आई एम ऋषभ अग्रवाल। आई एम करेंटली वर्किंग इन एमईएस। I have been selected in all of these exams. KVS, I have secured AIR rank 6, MPPGCL JEE and MP sub engineer. I have teaching experience of more than 7+ years. तो एक्सपीरियंस की कमी नहीं है भाइयों, आपको भरपूर मजा आएगा, बहुत मजा आएगा इस वीडियो में। ठीक है। और इसके साथ ही अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जो भी क्वेश्चन कराए उसकी पीडीएफ चाहिए, तो आपको मेरा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, ऋषभ अग्रवाल डबल ई। ये सीरीज एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज होने वाली है। आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वन बाय वन हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को डिस्कस करते जाएंगे। आपको रेगुलरली इन वीडियोस को देखना है और फॉलो करना है और शेयर करना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अवर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या है। देखिए, द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन इंसुलेटर इज। तो इंसुलेटर के अंदर कितना गैप होता है? तो देखो भाई, तीन तरीके के हमारे पास मटेरियल्स होते हैं। कौन कौन से? कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर होता है और इंसुलेटर होता है। ठीक है ना। कंडक्टर में कितना गैप होता है? कोई गैप नहीं होता भाई, ओवरलैप करते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, ये देखो। फिर इसके बाद सेमीकंडक्टर की बात करोगे तो थोड़ा सा गैप होता है दोनों के बीच में, लगभग कितना? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। और इंसुलेटर्स में दोनों बैंड के बीच में गैप थोड़ा ज्यादा होता है। कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा? देखो, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, दैट इज 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग सिलिकॉन विद। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे मिलता है? बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये फर्स्ट लेक्चर है इसीलिए पहले हम बेसिक से लेके चलेंगे, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो देखो, सिलिकॉन क्या है? हमारा प्योर सेमीकंडक्टर, और जर्मेनियम भी प्योर सेमीकंडक्टर है। तो सिलिकॉन ले लो या जर्मेनियम ले लो, इसमें अगर हमने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी वाले एलिमेंट्स ऐड किए, कौन कौन से? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, तो क्या बन जाएगा? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाएंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, जिसको एक्सेप्टर भी बोलते हैं। और पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज अगर हमने प्योर सेमीकंडक्टर में मिला दी, सिलिकॉन जर्मेनियम में, तो क्या बन जाएगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और पेंटावेलेंट में क्या क्या आता है भाई? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिला के, मतलब फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी का एस बी होता है और बिस्मुथ का बी आई होता है। तो इसमें एक ऑप्शन है फास्फोरस। ठीक है। चलो, इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर देयर आर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? कोई माइनॉरिटी कैरियर नहीं होता, इमोबिल नेगेटिव आयन, इमोबिल पॉजिटिव आयन, होल्स एज मेजॉरिटी कैरियर। तो देखो भाई, होल्स तो मेजॉरिटी कैरियर पी टाइप में होते हैं ना। एन टाइप में क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के अलावा और क्या होता है? तो देखो, ये एक फिगर है, ठीक है, इसको याद रखना। पी टाइप की बात करेंगे तो पी टाइप में होल्स तो होते ही होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या होते हैं? इमोबिल नेगेटिव आयंस होते हैं। ये नेगेटिव आयन है, ये होल है। ठीक है, ये होल है और ये इमोबिल नेगेटिव आयंस है।
समझ गए? तो पी टाइप में क्या होगा भाई, होल होगा और नेगेटिव आयंस होंगे उसके साथ, हर एक होल के साथ एक नेगेटिव आयन होता है। और एन टाइप में क्या रहेगा, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप सबको पता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, एक इमोबिल पॉजिटिव आयन होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी होगा और इमोबिल पॉजिटिव आयन होगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और इमोबिल पॉजिटिव आयन होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे ये फॉर्मूला पूछ रहा है कुछ किसका, कैरियर मोबिलिटी का, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं ना, उसकी मोबिलिटी जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस मैं आपको बताता हूँ, उनको याद रखना है आपको। ठीक है, देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करेंगे तो दो टाइप के सेमीकंडक्टर है, एक एन टाइप और एक पी टाइप। एन टाइप के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, कंडक्टिविटी सिग्मा कंडक्टिविटी बराबर एन क्यू म्यू इलेक्ट्रॉन की, मतलब सिग्मा कंडक्टिविटी, एन इज द कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कितना वॉल्यूम है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी एक तरीके से, क्यू इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड म्यू इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर पी टाइप की बात करोगे तो पी टाइप में क्या हो जाएगा, ये सिग्मा एन टाइप का है, सिग्मा पी टाइप के लिए हो जाएगा पी क्यू म्यू एच, होल की मोबिलिटी इनटू चार्ज ऑफ होल, बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू रहता है वही रहता है, और पी पी बता रहा है जस्ट कि कितने चार्ज की क्वांटिटी है। ठीक है, तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन का तरीका इतना कुछ अलग नहीं है। अब एक्सट्रिंसिक तो ठीक है, लेकिन इंट्रिंसिक में देखो, इंट्रिंसिक में फॉर्मूला क्या होता है, इंट्रिंसिक में होता है इंट्रिंसिक की कंसेंट्रेशन इनटू चार्ज इनटू इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी प्लस होल की मोबिलिटी। तो ये हमें याद रखना है इंट्रिंसिक वाला। ठीक है, इसमें दोनों की मोबिलिटी ऐड हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की और होल की। अब क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, सेमीकंडक्टर मटेरियल की कैरियर मोबिलिटी क्या है, तो वो क्या होता है, सिग्मा बराबर एन क्यू म्यू। ठीक है, तो क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई ई लिख सकते हैं उसको, एन ई म्यू, तो म्यू बराबर आ गया भाई सिग्मा अपॉन एन ई। ठीक है, कहा है ऑप्शन ए, ये ऑप्शन आ गया, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस, मतलब माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस नहीं है। तो भाई ये मेजोरिटी और माइनॉरिटी दो टाइप के डिवाइस होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, देखो समझो। मेजोरिटी डिवाइस, मेजोरिटी कैरियर डिवाइस वो है जो कि या तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या सिर्फ होल की वजह से कंडक्ट करे। ठीक है, दोनों उसमें नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में लिख दिया है ओनली इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ज्यादातर जो मेजोरिटी कैरियर डिवाइस है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही कंडक्ट करते हैं। ठीक है ना, बेसिकली। तो मेजोरिटी कैरियर डिवाइस वो है जिनमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हो, ऐसा कह सकते हैं हम इन जनरल। ठीक है, इनको यूनिपोलर डिवाइस भी कहते हैं। अब ऐसे कौन से एग्जांपल है, तो जेफेट, शॉर्टकी डायोड एंड मॉसफेट, इनमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करते हैं करंट को। ठीक है, तो भाई क्या हो गया, ये यूनिपोलर डिवाइस हो गया, मेजोरिटी कैरियर डिवाइस हो गए। अब माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस का मतलब क्या है, कि सर इसमें सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर्स करेंगे, जी नहीं, मेजोरिटी में सिंगल एक इलेक्ट्रॉन करता है, माइनॉरिटी में दोनों करते हैं, दोज डिवाइसेस विच कंडक्ट ड्यू टू बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इसको हम बाइपोलर डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बाइपोलर डिवाइस। तो जितने भी और बाकी के आपके डिवाइस आ गए, एससीआर, बीजेटी, जीटीओ, आईजीबीटी, ये सारे के सारे माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस हैं। तो इसमें बोल रहे हैं नॉट ए माइनॉरिटी कैरियर, तो माइनॉरिटी कैरियर कौन कौन सा है, बीजेटी है, एससीआर या थायरिस्टर है, आईजीबीटी है, लेकिन जेफेट आपका माइनॉरिटी कैरियर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जेफेट। जेफेट इज अ मेजॉरिटी कैरियर। ठीक है, शॉर्ट की डायोड भी किससे बना होता है, शॉर्ट की डायोड बना होता है मेटल और सेमीकंडक्टर से। कौन सी टाइप का सेमीकंडक्टर, एन टाइप का, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल एक कंडक्टर है, उसमें तो खुद इलेक्ट्रॉन्स ही है, तो उसमें केवल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्ट करता है। जेफेट भी केवल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करता है, इसलिए मेजॉरिटी कैरियर के अंदर आएगा। चलो बढ़िया, अब ये क्वेश्चन देखो बालकों, देखो द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर, इसको ढंग से देखो क्या लिखा है, फुल वैलेंस बैंड, मतलब वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है, और एम्प्टी कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड पूरा खाली है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, फुल भरा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन से। तो ऐसा कौन सा मटेरियल होगा या ऐसा कौन सा क्या होगा हमारे पास जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, मतलब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बिल्कुल भी, क्या होगा भाई बताओ, इंसुलेटर होगा। किसी इंसुलेटर के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है ना, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
इंसुलेटर के अंदर। तो बस कंडक्शन बैंड खाली है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, मतलब इंसुलेटर है। अंडरस्टूड? तो अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। अब इसको बताओ यार, इन डैश द मैकेनिज्म ऑफ आयोनाइजेशन अकर्स बिकॉज ऑफ कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब कौन सा ब्रेकडाउन है जिसमें आयोनाइजेशन अकर्स बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं और उसकी वजह से वो जो ब्रेकडाउन आ जाता है, ठीक है, आयोनाइज हो जाता है मटेरियल हमारा। तो एक कौन सा ब्रेकडाउन है ये? कोलिजन वाला, जो भी देखो टकराने वाली जो चीज होती है ना, उसको हम कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाके टकराया, उसने अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफर करी, वो दूसरे वाले ने तीसरे से टकराया, तीसरे वाले ने चौथे से टकराया, ऐसे कर करके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जा रहे हैं, आयोनाइज हो जा रहे हैं। इसे बोलते हैं कॉलिजन वाला, मतलब एवलांच ब्रेकडाउन, एवलांच आ गया। ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे बढ़ जाते हैं। अभी जिनर ब्रेकडाउन क्या है? जिनर ब्रेकडाउन भी पता होगा। जिनर ब्रेकडाउन किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं रिवर्स बाइज में, तो वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी भाई, तो ब्रेकडाउन आ जाएगा। ठीक है, उसे बोलते हैं जिनर ब्रेकडाउन। जैसे हम कोरोना भी पढ़ते हैं ना, पावर सिस्टम में क्या होता है? ज्यादा वोल्टेज आ गया एकदम से, तो ज्यादा वोल्टेज आने की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई, तो जो आसपास के एयर के पार्टिकल्स है वो आयनाइज हो जाते हैं। सेम ही जिनर ब्रेकडाउन के अंदर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए, आयनाइज हो गए। ठीक है, वो जिनर ब्रेकडाउन है। लेकिन एवलांच ब्रेकडाउन किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स के खुद के टकराने की वजह से। अब देखो, दो चीजें इसमें और याद रखनी है कि जो एवलांच ब्रेकडाउन है, उसको अकर करने के लिए वो ब्रेकडाउन कब आएगा? जब वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो? 6 वोल्ट से ज्यादा हो। इस लिमिट को अपन को याद रखना है। ठीक है, एवलांच ब्रेकडाउन कब आएगा? जब ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट से ज्यादा हो, इसकी लिमिट। और जिनर कब आएगा? लेस देन 6 वोल्ट पे। इसका वीवीडी कितना है? लेस देन 6 वोल्ट। मतलब कम वोल्टेज पे होने वाला ब्रेकडाउन है जिनर, और ज्यादा वोल्टेज पे होने वाला ब्रेकडाउन है एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसका आंसर एवलांच हो जाएगा, कोलिजन की वजह से। अब देखो, ये भी एक और फेमस क्वेश्चन है। इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल इज क्लोज टू। तो तीन टाइप के सेमीकंडक्टर हमारे पास, एक प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक बोलते हैं उसे, एक एन टाइप और एक पी टाइप। तो इंट्रिंसिक टाइप जो होता है उसमें फर्मी लेवल, मतलब फर्मी मतलब क्या है? ये एनर्जी है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी का लेवल है वो बीच में रहता है। ठीक है, बीच में, है ना, फर्मी लेवल एट द सेंटर। एन टाइप के अंदर कहां रहेगा? एन टाइप में रहेगा, ये कंडक्शन बैंड है ऊपर वाला, ये वाला कंडक्शन बैंड है, इसके पास में रहेगा, ये देखो। तो कंडक्शन बैंड के नीचे रहेगा, बिलो कंडक्शन बैंड। ठीक है भाई। और पी टाइप में कहा रहेगा? वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर, ये देखो इधर, ये वैलेंस बैंड है, इसके जस्ट ऊपर, अब वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर रहेगा। तो इसमें किसमें पूछा है? पी टाइप में पूछा है। तो पी टाइप में क्या हो जाएगा? वैलेंस बैंड के ऊपर, बॉटम ऑफ वैलेंस बैंड, टॉप ऑफ वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड के ऊपर रहेगा, वैलेंस बैंड के नीचे कुछ नहीं है, वैलेंस बैंड के ऊपर। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है ये। और बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड ये किसके लिए हो जाएगा? एन टाइप के लिए। समझ गए ना? शाबाश। तो चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को। द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट से हम कौन सी प्रॉपर्टी डिटरमाइन नहीं कर सकते? तो देखो भाई, मैंने इस स्लाइड में सारी की सारी चीजें मेंशन कर दी है। ठीक है, देखिए क्या क्या कर सकते हैं हॉल इफेक्ट से, हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। देखो, पता लगा सकते हैं कि कौन सी टाइप का सेमीकंडक्टर है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, एन टाइप का है या पी टाइप का सेमीकंडक्टर, ये पता लगा सकते हैं। डिटरमाइन द कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, कैरियर की कॉन्सेंट्रेशन, जो अभी हमने पढ़ा था ना, सिग्मा बराबर एन क्यू न्यू, तो उसमें जो एन होता है वो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है, वो निकाल सकते हैं। कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, सिग्मा निकाल सकते हैं, मोबिलिटी निकाल सकते हैं, म्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मेजर्स पावर इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी कर सकते हैं। और मेजर द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द प्लेट, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी निकाल सकते हो। जनरली पेपर में जो पूछा जाता है वो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ही पूछा जाता है, तो यही हमें मेनली याद रखने हैं। ठीक है, तो देखो, फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्या नहीं निकाल सकते? सेमीकंडक्टर एन टाइप पी टाइप का ये निकाल सकते हैं। कैरियर कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, मोबिलिटी निकाल सकते हैं, एटॉमिक कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं क्या? जी नहीं, ये नहीं निकाल सकते, तो आंसर डी हो जाएगा। समझ में आ गया भाई? चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। एट रूम टेम्परेचर द करंट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू।
जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है हमारा, प्योर सेमीकंडक्टर होता है, उसमें जो करंट है वो किसकी वजह से आती है? तो देखिए, जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स मिला देंगे, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला देंगे, तो ये एन टाइप बन जाएगा। तो एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर हम इसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते तो होल्स मेजॉरिटी कैरियर बन जाते, तो ये पी टाइप बन जाता। लेकिन प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है, जिसमें कोई भी डोपिंग नहीं है, इसमें दोनों की मात्रा बराबर होती है, कोई भी ज्यादा या कम नहीं होता। तो इसमें जो करंट आती है ना, वो दोनों की वजह से आती है। तो बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आंसर आ जाएगा। समझ गए? इसको याद रखना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो करंट होगी वो दोनों की वजह से होगी। ठीक है, चलो भाई बढ़िया। एक और क्वेश्चन है, द करंट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज मेनली ड्यू टू, किसकी वजह से है? क्या वैलेंस बैंड में जो होल्स है उसकी वजह से, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से, या इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड की वजह से? ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इन दोनों में से कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है? कंडक्टिविटी है ना, कौन ज्यादा अच्छी तरीके से कंडक्ट करेगा करंट को? इंट्रिंसिक की जो कंडक्टिविटी है भाई वो लेस होती है, और एक्सट्रिंसिक की कंडक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा। जो हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं ना, वो इम्प्योरिटी मिलाते ही इसलिए है कि हम कंडक्टिविटी को सुधार सके। कोई भी प्योर चीज जो है उसके अंदर कंडक्टिविटी कम है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, एक्सट्रिंसिक की ज्यादा होगी। ठीक है, तो इम्प्योरिटी मिलाने का काम क्यों किया जाता है? कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अब कंडक्टिविटी कम है, तो ये जो करंट है वो आ किसकी वजह से रही है? करंट आ रही है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की वजह से। जो भी थोड़ी बहुत करंट होगी, जैसे हमारा कोई प्योर मटेरियल है, सिलिकॉन का मटेरियल है प्योर, तो आसपास का जो टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर की वजह से ही उस प्योर सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे और थोड़ी बहुत करंट फ्लो होगी। अगर आप उसमें और इंप्योरिटी मिला दोगे तो फिर वो ज्यादा करंट फ्लो कर सकेगा। ठीक है ना, मतलब एक्सट्रिंसिक बन जाएगा। लेकिन इंट्रिंसिक के अंदर जो करंट फ्लो होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होती है? थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर है आसपास का रूम टेम्परेचर, उसी की वजह से थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं और थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक के अंदर होती है। वरना और कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना है, तो इम्प्योरिटी मिलानी पड़ेगी। तो ये ना, चलो तो देखो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है। अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इट हैज थर्मली जनरेटेड करंट कैरियर्स। इसमें जो चार्जेस होते हैं वो टेम्परेचर की वजह से एक्साइट होते हैं, कोई इंप्योरिटी नहीं मिलाते उसमें। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, क्योंकि ये प्योर है, एंड एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ए कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड रहता है। ठीक है, और इंट्रिंसिक का फर्मी लेवल कहां लाई करता है? फर्मी एनर्जी लेवल लाइज एट द सेंटर ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। चलो भाई बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा? तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है भाई? इसमें टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। समझे? इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेशन इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्साइट होंगे, क्योंकि एनर्जी मिल रही है ना। और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्साइट होंगे तो इंक्रीज हो जाएगी। और कंडक्टिविटी अगर इंक्रीज हो गई मतलब रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी भाई? डिक्रीज। रेजिस्टिविटी डिक्रीज। अब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो ये कौन सा टेम्परेचर कोएफिशिएंट है? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो आंसर हो जाएगा नेगेटिव। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव। प्योर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखो ये है बहुत ही धांसू और बड़ा सा क्वेश्चन। दिख बहुत बड़ा रहा है लेकिन है बहुत ही सिंपल सा। ठीक है, अभी तक तो सिर्फ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे सबकी पूछ रहा है। 4 चीजें हैं। क्या क्या? देखो, एक है कंडक्टर, एक मैं लिखता हूं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फिर मैं लिखता हूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और मैं लिखता हूं इंसुलेटर।
तो हमने सेमीकंडक्टर को दो में तोड़ लिया, एक एक्सट्रिंसिक एक इंट्रिंसिक, और कंडक्टर और इंसुलेटर तो है ही है। तो हमें क्या याद रखना है कि कंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दोनों का टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। समझ गए, एक्सट्रिंसिक वाले का पॉजिटिव होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इन दोनों का टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। इंसुलेटर का नेगेटिव होता है ये आप जानते ही होंगे, ठीक है, और इंट्रिंसिक का मैंने अभी बता ही दिया। तो इन दोनों का नेगेटिव और कंडक्टर एक्सट्रिंसिक का पॉजिटिव, ठीक है भाई। तो देखो कौन सा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। कंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव होता है और प्योर सेमीकंडक्टर में नेगेटिव होता है। आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस। अगर अच्छे लग रहे हैं और काफी कुछ सीखने को मिल रहा है तो भाई कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, वीडियो के कि कैसा लगा। चलो ये यहाँ पे भी लिखा हुआ था पीछे, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। द लीकेज करंट इन द ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की लीकेज करंट क्या होती है। तो देखो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीटेड डेटा वाला क्वेश्चन है ये। क्या होता है देखो भाई, इसका करंट का, लीकेज करंट का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना लीकेज करंट। लीकेज करंट जो है कौन सी कंडीशन में आती है, रिवर्स बाइस कंडीशन में आती है। जब रिवर्स बाइस आपने अप्लाई कर दी डायोड के अक्रॉस तो उसमें कुछ ना कुछ लीकेज करंट फ्लो करेगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कहते हैं, इसको हम माइनॉरिटी कैरियर करंट भी कहते हैं, और इसको हम थर्मली जनरेटेड करंट भी कहते हैं, ठीक है। ये सब इसके नाम है लीकेज करंट के। टेम्परेचर की वजह से चेंज होती है, जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतने ज्यादा कैरियर्स, माइनॉरिटी कैरियर जनरेट हो जाएंगे, तो ये करंट भी इंक्रीज होगी। तो बेसिकली टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, आई नोट बराबर आई नोट टी टू बराबर आई नोट टी वन इंटू टू की पावर टी टू माइनस टी वन अपॉन 10, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेटा भी लिखा हुआ है, क्या डेटा लिखा है ध्यान से देखो कि लीकेज करंट इंक्रीजेस बाय 7% फॉर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो लीकेज करंट 7% बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ने से लीकेज करंट बढ़ रही है, ठीक है। और अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लीकेज करंट डबल हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्त, डबल हो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लीकेज करंट इन दी ट्रांजिस्टर डबल्स फॉर 6 डिग्री सेल्सियस राइज, नहीं, डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर आ जाएगा। समझ गए, सिंपल क्वेश्चन है ना। चलो पढ़ा होगा ये तो भाई पहले भी, डेटा काफी कॉमन है ये वाला। इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये भी एक डेटा वाला ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है आपसे, इसमें बोल रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिवर्स करंट इन ए सिलिकॉन डायोड। एक डायोड के अंदर जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है जो अभी हमने पीछे देगी उसका ऑर्डर क्या होता है। तो देखो जर्मेनियम जो है उसके अंदर ये माइक्रो एम्पियर में होती है लीकेज करंट, और सिलिकॉन में ये करंट नैनो एम्पियर में होती है। तो आंसर हो जाएगा नैनो एम्पियर। याद रखेंगे, लीकेज करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, माइनॉरिटी कैरियर करंट या थर्मली जनरेटेड करंट, इतने सारे नाम है इसके, ठीक है। जर्मेनियम में माइक्रो एम्पियर में, सिलिकॉन में नैनो एम्पियर। मतलब ज्यादा किसमें होती है, तो जो लीकेज करंट है वो किसमें ज्यादा है, जर्मेनियम की ज्यादा है सिलिकॉन से। सिलिकॉन में नैनो एम्पियर में बहुत कम है लीकेज, और जर्मेनियम में माइक्रो एम्पियर में ज्यादा है। तो लीकेज जर्मेनियम में ज्यादा होता है, सिलिकॉन में कम होता है। इसलिए हम सारा का सारा, मतलब और भी रीजंस हैं, लेकिन हम सिलिकॉन का यूज कर रहे हैं आजकल सारी की सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज के अंदर। सेमीकंडक्टर मटेरियल में सिलिकॉन का यूज कर रहे हैं, जर्मेनियम का यूज नहीं करते। चलो ये बताओ, when electron jumps from higher orbit to lower orbit it dash energy। जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे छलांग लगाएगा, आप क्लिफ पे खड़े हो, है ना, पहाड़ की चोटी पे खड़े हो, ठीक है, और आप नीचे छलांग लगा रहे हो, तो आप एनर्जी ले रहे हो या एनर्जी दे रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, आप अपनी जान दे रहे हो। जो भी एनर्जी आपके अंदर थी वो सब आप एमिट कर रहे हो और सीधे खत्म हो जा रहे हो, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा ही है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएगा तो अपनी एनर्जी को एमिट करेगा, एमिट्स। When electron jumps from higher orbit to lower orbit, it emits energy। तो ऊपर से नीचे जाने के लिए एनर्जी चली जाती है, लेकिन अगर हमें पहाड़ चढ़ना है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना है, तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो ये एक फोटो भी है, देखो इसमें दिखा रहा है कि भाई अंदर क्या है, लोअर एनर्जी लेवल, और यहाँ पे क्या है, बाहर क्या है, ये हायर एनर्जी लेवल, ये एक्साइटेड स्टेट है। तो लोअर से हायर जाने पे क्या चाहिए,
एब्जॉर्प्शन होगा। सिंपल सा है वही कि अगर आपको पहाड़ चढ़ना है तो एनर्जी चाहिए और आपको नीचे जाना है तो एनर्जी एमिट हो जाएगी। सिंपल है। आगे चलते हैं। इन ए सेमीकंडक्टर करंट इज फ्लो ड्यू टू, एक सेमीकंडक्टर के अंदर करंट किसकी वजह से फ्लो होगी? तो दो करंट होती है, एक ड्रिफ्ट करंट होता है, एक डिफ्यूजन करंट होता है। 1 एंड 3 हो जाएगा आंसर, कोई टेंशन नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना भाई? अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस और थ्योरी में आपको करवाऊंगा इस सीरीज के अंदर, आपको मजा आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स से डर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, जितने पेपर्स में यही जे पेपर्स में इलेक्ट्रॉनिक्स आती है हम उसको बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चंस के थ्रू मैं बहुत कुछ सिखा दूंगा आपको, है ना। चलो अब देखो, ये एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आ गया। इसमें करंट आपको निकालनी है भाई, है ना। करंट निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है और टाइम भी दे रखा है। क्या फॉर्मूला लगेगा? एक फॉर्मूला होता है ना, करंट क्या होती है? करंट होती है चार्ज पर यूनिट टाइम। और चार्ज को हम क्या लिखते हैं? हम बोलते हैं ना, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। आपने बचपन में स्कूल टाइम पे अपने ये पढ़ा होगा डेफिनेशन, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। मतलब क्या है कि जो भी चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का n टाइम्स होता है। एन ई, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो एन ही लिख देंगे, बस हो जाएगा काम खत्म। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 5 इंटू 10 की पावर 16 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइड बाय टाइम लिखना है सेकंड में, तो ये 80 सेकंड हो जाएंगे भाई, ठीक नहीं? कितना आ जाएगा ये 1.6, ये 800 हो जाएगा। 16, 50 बचेगा, 5 से 10 बचेगा और 10 की पावर -1, 10 की पावर -20 इंटू 10 की पावर 16, 10 की पावर -4 आ जाएगा ये। क्या ये इसको मैं 0.1 मिली एम्पियर लिख दूं, है ना, 0.1 मिली एम्पियर, तो ये आंसर आ जाएगा बी। सिंपल क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, विच मटेरियल में ऑल्सो बी कंसिडर्ड ए सेमीकंडक्टर एलिमेंट? कौन सा मटेरियल में से सेमीकंडक्टर है बताओ भाई? सिरेमिक, माइका, कार्बन, आर्गन। देखो, सेमीकंडक्टर जो है ना वो ग्रुप 4 एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 4 एलिमेंट्स होते हैं, कहाँ है? अच्छा इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। देखो ग्रुप 4 में क्या क्या आता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। रुक जाओ एक बार, क्या आता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, एसएन और लेड, पीबी। ठीक है ना, ये आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? सिंपल सी बात है, कार्बन हो जाएगा। तो ये सेमीकंडक्टर एलिमेंट भी कंसिडर कर लिया जाता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। लेकिन टिन और लेड जो है ये मेटल होते हैं, आते ही ग्रुप 4 में ही है, लेकिन टिन और लेड क्या है? ये मेटल के अंदर आएगा, है ना, कंडक्टर के अंदर आएगा। कार्बन सेमीकंडक्टर के अंदर कंसिडर कर लेते हैं। चलो आगे, अब क्या पूछ रहा है? द बैंड गैप ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, डिक्रीजिंग में, असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में। बैंड गैप इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे ज्यादा। तो सबसे कम बैंड गैप किस में होता है? कंडक्टर्स में होता है। उससे ज्यादा बैंड गैप किस में होता है? सेमीकंडक्टर में होता है। उससे ज्यादा बैंड गैप किस में होता है? सबसे ज्यादा इंसुलेटर में होता है। तो जो इंसुलेटर वाली कैटेगरी है वो तो सबसे बाद में आएगी। तो इंसुलेटर में कौन आता है? डायमंड। तो डायमंड सबसे पहले दिया है गलत, सबसे पहले दिया है गलत, तो बी और सी बच गए। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन दोनों का बैंड गैप कितना होता है? दोनों ही सेमीकंडक्टर है ना, लेकिन पहले जो क्वेश्चन किया था वो हमने एक जनरल कैटेगरी पढ़ी थी कि लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सेमीकंडक्टर का। लेकिन एक्चुअली कितना होता है सिलिकॉन का और जर्मेनियम का, वो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको ये चार्ट याद रखना होगा। ये वैल्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपरों में पूछी गई है और बहुत अच्छी तरीके से आपको दिमाग में बिठा लेना है ये वाला डेटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो वैल्यू दे रखी है, जर्मेनियम के लिए दो वैल्यू दे रखी है, सिलिकॉन के लिए दो वैल्यू दे रखी है, गैलियम आर्सेनाइड के लिए। ये दो वैल्यू कैसे हैं? देखो, एक है 0 केल्विन पे और एक है 300 केल्विन पे। तो टेम्परेचर बढ़ गया, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो बैंड गैप क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, दोनों के बीच में दूरियां कम हो जाएंगी। टेम्परेचर, मामला जितना गर्म होएगा दोनों के बीच में दूरियां उतनी कम होंगी। अब आपको पता ही है, अगर दो लोग पास आ रहे हैं तो मामला तो गर्म ही हो रहा है ना। चलो चलो भाई, तो देखो 0 केल्विन और 300 केल्विन, क्या है? जीरो, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें याद आ जाती हैं। 0 केल्विन जो है
उसमें जर्मेनियम का बैंड गैप है 0.785 और 300 केल्विन पे बैंड गैप कम हो जाएगा तो 0.72 हो जाएगा। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू याद होनी चाहिए। सिलिकॉन का बैंड गैप 0 केल्विन पे 1.21 है और 300 केल्विन पे 1.1 है भाइयों, और गैलियम आर्सेनाइड का 1.52 है और 1.42 है। तो ये वैल्यूज आपको कैसे ना कैसे करके याद करनी ही है। तो हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि जर्मेनियम का बैंड गैप जो है वो कम होता है, सिलिकॉन का ज्यादा होता है मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो जर्मेनियम का कम, सिलिकॉन का और ज्यादा, और डायमंड का सबसे ज्यादा, क्योंकि वो इंसुलेटर है। तो आंसर सी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? ओके, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इंट्रिंसिक एलिमेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी इंट्रिंसिक एलिमेंट्स में, मतलब क्या बोल रहा है इसमें, अच्छा इन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होगी। तो देखो बैंड गैप का एक डेटा वाला क्वेश्चन करवा दिया, अब मैं तुम्हें मोबिलिटी का भी डेटा वाला क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ। ये मोबिलिटी की वैल्यूज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पेपर में बार बार आती है। देखो ये रही मोबिलिटी का चार्ट, ठीक है। अच्छा, कौन ज्यादा तेज भागता है, इलेक्ट्रॉन या होल? तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है, होल की कम होती है। तो जर्मेनियम के लिए इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है 3800 और होल की होती है 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड में होता है। ये मोबिलिटी की वैल्यू है, ठीक है। सिलिकॉन के लिए इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी 1300 और होल की 500, और गैलियम आर्सेनाइड के लिए इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी लगभग इतनी होती है और होल के लिए 400 होती है। तो क्या सर हमें सारी वैल्यू याद रखनी पड़ेंगी? तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल सारी ही वैल्यू याद रखनी पड़ेंगी। याद रहेगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। सो बेसिकली जर्मेनियम के अंदर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी 3800, होल की 1800, सिलिकॉन के अंदर भी दे रखा है, गैलियम आर्सेनाइड के अंदर भी दे रखा है। पूछा क्या है? पूछा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, पूछा है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी इन सब के अंदर। तो देखो भाई, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड, कितना होता है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी सिलिकॉन के अंदर बताओ कितना होता है, अभी तो बताया सर 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। जर्मेनियम के अंदर सर 3800 और गैलियम आर्सेनाइड के अंदर लगभग 8500। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, तो सबसे ज्यादा है गैलियम आर्सेनाइड, फिर जर्मेनियम और फिर सिलिकॉन। क्या आंसर हो जाएगा? ए। पहले गैलियम आर्सेनाइड, फिर उससे कम जर्मेनियम, सबसे कम सिलिकॉन की, ठीक है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो ये वाला डेटा भी मैंने याद करवा दिया आपको, इसको लिख लेना कॉपी में, नहीं पता तो। इस क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है पी टाइप सेमीकंडक्टर का। तो बताइए, देखिए करेक्ट स्टेटमेंट हुआ पी टाइप सेमीकंडक्टर। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, हमेशा इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? पी टाइप मतलब पॉजिटिव, एन टाइप मतलब नेगेटिव। लेकिन उन्होंने क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स को ढंग से समझा नहीं है, कभी ढंग से पढ़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगाए हैं। तो वो ऐसी गलती जरूर करेंगे। 99% बच्चे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर गलती करके आएंगे जल्दबाजी में। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, क्या? चार्ज न्यूट्रलिटी का। ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एन टाइप और पी टाइप क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो ये कोई बहुत अलग चीज नहीं कह रहा है, ये ऑलरेडी हमें पता है। कैसे? देखो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि एन टाइप के अंदर क्या होते हैं। सर आपने बताया था कि एन टाइप के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिव आयंस होते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव आयन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव आयन होता है। बताओ हाँ या ना? है कि नहीं? तो भाई जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उतने ही पॉजिटिव आयन भी होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही पॉजिटिव आयन भी होंगे। सो बेसिकली एन टाइप पूरा का पूरा अलग से एन टाइप को देखें नॉर्मली, तो नॉर्मली एन टाइप जो है वो न्यूट्रल रहता है। इसी तरीके से पी टाइप भी जो है वो क्या रहता है, न्यूट्रल ही रहता है। अब आप करोगे क्या? आप कोई और एलिमेंट लेके आए, है ना, और आपने क्या किया, इसके एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया, तो फिर इस पे ओवरऑल क्या रह जाएगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, ये मान लो बाहर निकल गया, तो फिर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आयन रह जाएगा ना। ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। लेकिन अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, किसी के साथ बॉन्डिश बना दिया, तो फिर सिर्फ पॉजिटिव आयन बचेगा। तो फिर ये एन टाइप वाला उस केस में आयनाइज हो जाएगा। हम क्या बोलते हैं कि कोई भी मटेरियल आयनाइज कब होता है? या तो उसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दो या
रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दो। अगर इलेक्ट्रॉन हट गया, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो फिर एलिमेंट कैसा बन जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में ऐसी कोई प्रक्रिया हो रही है? नहीं। ये तो नॉर्मली पूछ रहा है एन टाइप और पी टाइप कैसे होते हैं। तो नॉर्मली एन टाइप भी न्यूट्रल रहता है, पी टाइप भी न्यूट्रल रहता है। अगर आप उनमें आयोनाइजेशन प्रोसेस करते हो तो उनके ऊपर चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। आ रही है बात समझ? तो इस क्वेश्चन में नॉर्मली पूछा था पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे होते हैं, तो वो पॉजिटिवली चार्ज नहीं होते, वो न्यूट्रली होते हैं। अगर आप आयोनाइज करोगे तो चार्ज आएगा। समझ गए ना? तो ये एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है, इसको मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं। अच्छे से ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, पी टाइप पूछता है, एन टाइप पूछता है, दोनों के लिए आंसर होता है दे आर न्यूट्रल। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास एक डायोड है ना, सिंपल, इसमें ये पी होता है, ये एन होता है, ये एनोड है दोस्तों, ये कैथोड है। तो अगर एनोड पे मैं क्या करूं, एनोड पे मैं इसको ब्लू, इसकी जगह ये ले लेते हैं। एनोड पे बोल रहा है -1.5 वोल्ट है और कैथोड पे -2.5 वोल्ट है। तो पूछ रहा है ये कौन सी स्टेट में है, कंडक्टिंग, हॉट कंडक्टिंग, नॉट कंडक्टिंग होगा, रिवर्स बायस या ब्रेक डाउन। तो देखो भाई, एनोड और कैथोड कैसे कंपेयर करें। जब एनोड का वोल्टेज कैथोड से ज्यादा होता है तो डायोड क्या होता है, ऑन होता है ना। और एनोड का वोल्टेज कैथोड से कम होता है तो डायोड किस स्टेट में होता है दोस्तों, ऑफ होता है या रिवर्स बायस होता है। रिवर्स बायस कह लो, ऑफ कह लो, है कि नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, -1.5 वोल्ट, -2.5 वोल्ट। तो -1.5, -250 तो बड़ा है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कौन सा केस फॉलो हो रहा है, यहाँ पे ये वाला केस फॉलो हो रहा है। एनोड वोल्टेज कैथोड वोल्टेज से बड़ा है, -1.5 तो -250 से बड़ा है, तो डायोड ऑन होगा, मतलब कंडक्टिंग स्टेट में होगा दोस्तों। ठीक है ना, किस स्टेट में होगा, कंडक्टिंग स्टेट में। समझ में आ गई बात, एकदम सर क्लियर हो गया। चलो आगे चलें, बिल्कुल। इस क्वेश्चन को देखो भाई। अच्छा, ये तो रजिस्टर के बैंड का क्वेश्चन आ गया है ना। ये तो 4 बैंड होते हैं जनरली, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड और फोर्थ बैंड। तो देखो कौन सा बैंड क्या होता है, समझो बात को। जो फर्स्ट डिजिट है, मतलब फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट को बताता है, ये सेकंड डिजिट को बताता है। थर्ड बैंड मल्टीप्लायर होता है और फोर्थ बैंड क्या होता है मेरे दोस्तों, टॉलरेंस होता है। फोर्थ बैंड क्या होता है, टॉलरेंस। ओके, तो जो फर्स्ट डिजिट है, यहाँ पे देख लो, अब ये कलर है ना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। क्या है इसकी ट्रिक, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो ये सबको याद होगा। अब क्या दिया है क्वेश्चन, फर्स्ट 2 कलर बैंड्स ऑफ रजिस्टर आर रेड। पहला रेड रेड है और फिर थर्ड बैंड गोल्ड है और फिर रेड है। रेड, रेड, गोल्ड और रेड, ये तो याद रहता है ज्यादातर बच्चों को। तो देखो रेड का कलर कोड क्या है, 2, तो ये भी 2, ये भी 2। गोल्ड, अब गोल्ड का मल्टीप्लायर, तो जनरली मल्टीप्लायर हमें यहां तक के पता होते हैं, ये वाले, ये पता रहते हैं हमें, है ना। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, इतने तक तो मल्टीप्लायर हर किसी को पता रहता है। गोल्ड और सिल्वर हम जनरली देखते हैं टॉलरेंस के लिए, वो वैल्यू पता रहती है, लेकिन हमें गोल्ड और सिल्वर का मल्टीप्लायर नहीं पता होता, इसलिए ध्यान रखेंगे। गोल्ड का रहता है 10⁻⁻1 और सिल्वर का रहता है 10⁻²। इन दोनों का नेगेटिव में चला जाता है, तो गोल्ड के लिए क्या आ जाएगा, 10⁻⁻1, सॉरी -1, 10⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻1। और रेड, अब रेड की टॉलरेंस, सर टॉलरेंस तो हम गोल्ड और सिल्वर की याद करके आए हैं, रेड की तो हमें पता ही नहीं है, तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने पिक किया है। ठीक है, रेड की टॉलरेंस लिमिट होती है 2%। तो देखो ये टॉलरेंस लिमिट भी याद रख लेनी है पूरी। गोल्ड और सिल्वर की टॉलरेंस तो हर किसी को पता रहती है, 5% और 10%, लेकिन ये वाली टॉलरेंस नहीं पता होती। तो देखो ब्लैक की कोई टॉलरेंस नहीं होती। ठीक है, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो से चालू होती है, 1 2 3 4 वैल्यू होती है। तो रेड की कितनी है, 2, तो ±2%। कितना आंसर हो गया, 22 इंटू 10⁻1 मतलब 2.2 ±2%। ओ, ये रजिस्टर की वैल्यू हो गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, यूपीपीसीएल जेई में काफी आते हैं ये वाले क्वेश्चन ना। 2.2 ±2%। तो देखिए अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टॉलरेंस पता होती ना, उसी से क्वेश्चन में खेल हो जाता। 10 10 5 और 2। तो रेड का टॉलरेंस कितना होता है, 2%। ठीक है, ये टेबल बना लेना अगर नहीं पता है तो। चलो कंप्लीट टेबल है ये, है ना। अब देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन,
K and L shells of an atom are full, then what would be the total number of electrons? बच्चों ने पढ़ते हैं ना, 4 तरीके की शेल होती हैं, K, L, M और N, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है इन अ शेल? बताओ भाई, याद है क्या? एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2 × n²। समझ गए? K कौन सी लेयर है? N की वैल्यू 1, L के लिए N की वैल्यू 2, M के लिए N की वैल्यू 3 और N के लिए N की वैल्यू 4। KLMN, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पे 8 हो जाएंगे, यहाँ पे 18 हो जाएंगे, आई थिंक, है ना? हाँ, 18 और 32, 2 8 18 32, तो टोटल K और L फुल है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? K और L फुल है तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। ठीक है ना? K और L की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो 2 और 8 10। इस क्वेश्चन को देख लो यार, ए पीस ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम एट 0 डिग्री सेल्सियस पे किसकी तरह काम करेगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी सेमीकंडक्टर, देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के पास एक्साइटमेंट आएगी, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे तो कंडक्टर बन जाएंगे, लेकिन अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो इंसुलेटर बन जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इंसुलेटर हो जाएगा सेमीकंडक्टर। ये बताओ, इन ए सेमीकंडक्टर होल्स एग्जिस्ट इन, एक सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स किस में एग्जिस्ट करते हैं? कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड में, फॉरबिडन एनर्जी बैंड, या किस में? होल्स किस में होते हैं? तो देखो यार, मैं एक बहुत ही अच्छा ये डायग्राम लेके आया हूं, देखो यार इसको समझो। मान लो आपके पास वैलेंस बैंड भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन से और कंडक्शन बैंड खाली है, एम्प्टी। अगर आप अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो कंडक्शन वैलेंस बैंड में है उनमें कुछ एनर्जी देते हैं, है ना, उनको कुछ एनर्जी देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कहां चले जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जंप करके चले जाते हैं कंडक्शन बैंड के पास। ठीक है? तो होल्स किस में रह जाते हैं? वैलेंस बैंड में रह जाते हैं। समझ में आया? क्या कभी भी कोई होल कंडक्शन बैंड में जा पाएगा? नहीं। इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में जाते हैं, कंडक्शन बैंड में कोई होल्स नहीं होते कभी भी, होल्स हमेशा सिर्फ और सिर्फ वैलेंस बैंड में होते हैं। समझ गए ना? वैलेंस बैंड में कुछ चीजें भरी हुई थी पहले, अब वो खाली हो चुकी है, तो जो गड्ढे हैं वो सिर्फ वैलेंस बैंड में रह गए हैं और इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में चले गए। तो इन सेमीकंडक्टर होल्स एग्जिस्ट इन किस में? सिर्फ और सिर्फ वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट करते हैं होल्स। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना? ओके, चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। इन ए सेमीकंडक्टर ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू, दो तरीके के करंट होते हैं ना, एक डिफ्यूजन और एक ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से आती है भाई? ये तो आपको पता ही होगा। डिफ्यूजन आती है ड्यू टू दी कॉन्सेंट्रेशन, है ना, वो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आपके चार्ज कैरियर्स जाते हैं, तो फिर उस चार्ज कैरियर की मूवमेंट को ही डिफ्यूजन करंट कहते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन में जितना चेंज होगा उसकी वजह से डिफ्यूजन करंट आती है, अपने आप होती है। ठीक है? अपने आप वो करंट एग्जिस्ट करती है, उसमें कुछ भी एक्सटर्नली हमें वोल्टेज वगैरह नहीं लगाना पड़ता। वैसे जनरली हमें एक बैटरी चाहिए, उसमें से करंट निकलेगा, बैटरी क्या करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करती है, तब करंट फ्लो होती है। वो कौन सी करंट है? वो ड्रिफ्ट करंट है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आने वाली करंट ड्रिफ्ट करंट है। ठीक है? और नॉर्मली जब आप पी टाइप को और एन टाइप को, पी लेयर को और एन लेयर को आपस में जोड़ेंगे, तो पी के होल्स एन में चले जाते हैं, एन के इलेक्ट्रॉन्स पी में चले जाते हैं। तो ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज की वजह से हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है, तो वो डिफ्यूजन करंट है। तो ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से आएगी? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगी। और डिफ्यूजन करंट कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। ये सब बेसिक में पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स के, काफी बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत ही फर्स्ट क्लास है, इसीलिए ये सब चीजें देख रहे हैं। आगे आगे चलेंगे तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा, है ना? चलिए भाई, ये वाला क्वेश्चन बताइए। विच मटेरियल में ऑल्सो बी कंसिडर्ड ए सेमीकंडक्टर एलिमेंट? अरे यार, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। कार्बन, है ना? चलो, है ना, बता दिया मैंने ऑलरेडी। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर आता है टिन और फिर आता है लेड। ठीक है ना? एन टाइप सेमीकंडक्टर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। और पी टाइप में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेंटिलम। ठीक है?
इस क्वेश्चन पे आ जाओ दोस्तों, पढ़ो यार इसे, देखो। द प्रोसेस बाय विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल व्हेन एक्सटर्नल हीट एनर्जी इज अप्लाइड। जब आप बाहर से हीट एनर्जी अप्लाई कर रही हो तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं मेटल की सरफेस से, ठीक है ना, उनकी एक्साइटेशन बढ़ रही है। टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, गर्मी बढ़ा रहे हो, तापमान बढ़ा रहे हो, तो वो एक्साइट हो जा रहे हैं ना, सिंपल सी बात। तो क्या है ये, कौन सा फिनोमेना है? शॉर्ट की एमिशन, फोटो एक्साइटेड, फोटो इलेक्ट्रिक? नहीं, ये थर्मायोनिक एमिशन कहलाएगा, क्योंकि आप हीट दे रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक में सन रेज आती है, ठीक है, वो अलग चीज है। आप ये एक्सटर्नली हीट दे रहे हैं, इसे थर्मायोनिक एमिशन कहते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को बताओ। इलेक्ट्रॉन होल मोबिलिटी रेशियो इन जर्मेनियम इज, इलेक्ट्रॉन होल मोबिलिटी रेशियो इन जर्मेनियम, तो अभी हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले मोबिलिटी, है ना, अलग अलग पढ़ी थी। तो बताओ भाई, जर्मेनियम के अंदर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कितनी होती है? सर 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। और होल की कितनी होती है? होल की होती है 1800। तो इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन और होल का, 3800 पर 1800, लगभग लगभग 2 रहता है, तो 2:1 आ जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और सिलिकॉन की भी लिखी देता हूं बगल में। सिलिकॉन की कितनी पड़ी थी भाई? सिलिकॉन की पड़ी थी 1300 और 500। और गैलियम आर्सेनाइड की भी चलो रिवाइज करवा देता हूँ। गैलियम आर्सेनाइड की कितनी पड़ी थी? 8500 और 400, ठीक है। ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड में है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। बहुत सारे बच्चे इसको ध्यान नहीं देते और ऑप्शन में मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड और सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, इन दोनों को डाल के वो कंफ्यूज कर देगा सेम डेटा देके। तो यूनिट भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल? इनमें से डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल कौन सा है? अब आई डोंट नो कि आप लोगों ने ये कभी इलेक्ट्रॉनिक्स में थ्योरी में पढ़ा है या नहीं। डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप दो टाइप के मटेरियल होते हैं। क्या मतलब है इनका? देखो इस फिगर को देखो। डायरेक्ट मतलब क्या है? जो ये कंडक्शन बैंड का ग्राफ है और ये वैलेंस बैंड का ग्राफ है, ठीक है, इन दोनों का जो, इसका जो ये मिनिमम पॉइंट है और इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, तो ये डायरेक्ट होता है। लेकिन यहां पे क्या है, ये कंडक्शन बैंड का ग्राफ है और ये वैलेंस बैंड का ग्राफ है, ये दोनों एक लाइन में नहीं होते, तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है। आ गई बात समझ? ये इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में दोनों डिस्टेंस पे होते हैं और डायरेक्ट में दोनों आमने सामने होते हैं। अब मेन चीज क्या है, दो पॉइंट मेन है कि डायरेक्ट वाले का एग्जांपल्स कौन कौन से, डायरेक्ट वाले मटेरियल कौन कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट वाले कौन कौन से होते हैं, और इनका काम क्या है, डायरेक्ट वाले मटेरियल से क्या बनता है और इनडायरेक्ट वाले मटेरियल से क्या बनता है, ठीक है। तो देखिए, जो डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट बैंड गैप, सबसे पहले तो डायरेक्ट बैंड गैप्स वाले कौन कौन से होते हैं? आपका डायरेक्ट बैंड गैप वाला होता है भाई, यहाँ पे है ना, ये डायरेक्ट जो लाइट एमिट कर रहे हैं, गैलियम आर्सेनाइड इसका सबसे फेमस एग्जांपल है, ठीक है। और इनडायरेक्ट वाले का क्या है सबसे फेमस एग्जांपल? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक। ओके, ये चीज क्लियर हो गई? बिल्कुल। अब डायरेक्ट वाले से क्या बनाओगे? डायरेक्ट वाले से बनाओगे एलईडीज, लाइट एमिटिंग डिवाइसेस या डायोड्स। और इनडायरेक्ट वाले से क्या बनाओगे? इनडायरेक्ट वाले से बनाओगे हीट वाले डिवाइसेस, हीट डिवाइसेस, जो डिवाइसेस जिनका काम हीट पैदा करना है या हीटिंग एलिमेंट्स हैं, वैसे वो आप बनाओगे इनडायरेक्ट वाले से। मतलब ये हीट एमिट करते हैं और डायरेक्ट वाले लाइट एमिट करते हैं बहुत आसानी से। तो जनरली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो एलईडीज बनती हैं वो किस टाइप के मटेरियल से बनती है, डायरेक्ट बैंड गैप या इनडायरेक्ट बैंड गैप? तो एलईडीज बनती है डायरेक्ट बैंड गैप वाले से, और उसका एग्जांपल क्या है? गैलियम आर्सेनाइड। अंडरस्टूड? एकदम क्लियर है ना? चलो भाई, बहुत बढ़िया। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेस लेक्चर। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए, आई थिंक 30+ क्वेश्चंस मैंने इस क्लास में आपको कराए, ठीक है दोस्तों। कैसा लगा आपको ये लेक्चर, ये मुझे कमेंट्स में आप लोगों को जरूर बताना है इस वीडियो के, ठीक है।
ये जो सीरीज है मैं आप लोगों के लिए स्पेशली स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लाइव क्लासेस डेली नहीं ले पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि आपको किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट करना है, और बहुत लंबा टाइम भी हो गया मुझे क्लासेस ना लिए हुए। तो ये जो सीरीज है अब आपके लिए हर दिन रेगुलरली एक एक वीडियो मैं यूट्यूब पर डालूंगा। आपको इस सीरीज से जो हेल्प होगी आपके एग्जाम में, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन आपको इस वीडियो को जितने हो सकते हैं उतने स्टूडेंट्स को शेयर करना है। जितने ज्यादा व्यूज इस वीडियो पे आएंगे, मुझे उतना ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। जो ये कंटेंट मैं दे रहा हूं, इस तरीके का कंटेंट आपको यूट्यूब में इतना आसानी से नहीं मिल पाएगा कहीं भी, ठीक है ना। सो क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको बहुत कुछ चीजें सिखा दूंगा। आपके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे है ये वीडियो ऑब्वियसली। तो कमेंट में बताइएगा कैसी लगी वीडियो। और अगर आप लोग किसी भी आने वाले एजेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके लिए आपको पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज करना है बहुत ही कम टाइम में, तो सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज में मेरा ये इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स है दोस्तों। ये कहाँ मिलेगा आपको? इंजीनियरिंग इनोवेशन ऐप पर। उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें आपको थ्योरी भी है और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, ठीक है। टॉप क्वालिटी कंटेंट है, मोस्ट डिमांडेड बैच है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं इसी के कंटेंट को पढ़ के। और अपकमिंग एसएससी जेईई एग्जाम जो है और बाकी सब एग्जाम है उसमें ये वाला बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। आप एनरोल जरूर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। और वीडियोस को डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो लाइब्रेरी में जाके डाउनलोड कर लो वीडियोस को, घर पे जाके आराम से एप्लीकेशन के अंदर उसको देखिए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। फिर मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर।